ये रहा द नोमेड क्रॉनिकल्स का अगला अध्याय, अध्याय 5। इस भाग में हम देखेंगे कि एक लीडर राघव कैसे अपनी मशीनों की परवाह करता है और कैसे एक छोटी सी राहत के बाद भी संकट पूरी तरह टला नहीं है। साथ ही अंतरिक्ष की कुछ अजीबो गरीब खोजें, डिस्कवरीज भी होंगी। अध्याय 5, लोहे के घाव और सितारों का कूड़ा। भाग 1, मशीन का दर्द, द हीलर ऑफ स्टील। स्थान, रोबोट रिपेयर बे। रोबोट रिपेयर बे समय, खाना खाने के 2 घंटे बाद। पेट भरा होने के कारण जहाज का माहौल अब थोड़ा हल्का था। रोहित लाउंज में मीरा को एक भूत या अदृश्य एलियन की मिमिक्री करके दिखा रहा था और सब हंस रहे थे। लेकिन राघव वहां नहीं था। राघव नीचे लेवल 3 पर था, जहां टाइटन बोट्स रखे जाते थे। उस एस्ट्रॉइड की टक्कर और फिर जबरदस्ती दरवाजे तोड़ने की वजह से कई रोबोट्स डैमेज हो गए थे। एक टाइटन बोट यूनिट 78 का बायां हाथ पूरी तरह कुचल गया था। उसके सीने पर डेंट डेंट था जहां मलबा टकराया था। राघव ने अपनी एडेनियन जैकेट उतार दी थी। उसने हाथ में एक लेजर वेल्डर ले रखा था। वो किसी मैकेनिक की तरह रोबोट के खुले हुए सर्किट को ठीक कर रहा था। हिलो मत दोस्त, राघव ने रोबोट से बात की, भले ही वो ऑफ था। मैं जानता हूं दर्द नहीं होता, लेकिन चोट तो चोट है। उसने रोबोट के न्यूरल लिंक को रीसेट किया। फिर उसने कमांड कंसोल पर टाइप किया, कमांड, सभी यूनिट्स सेल्फ रिपेयर प्रोटोकॉल शुरू करें। यूनिट -78 को प्राथमिकता दें। 100 रोबोट्स की आंखें जली। वे एक दूसरे की मरम्मत करने लगे। राघव खुद यूनिट 78 का हाथ जोड़ रहा था। प्रताप वहां आया। उसने राघव को तेल और ग्रीस में सने देखा। बॉस, ये मशीनें हैं, नई बन जाएंगी। तुम क्यों मेहनत कर रहे हो? राघव ने वेल्डिंग गॉगल्स हटाए। ये मशीनें नहीं है प्रताप। उस एलियन जहाज में जब हम डर रहे थे, ये हमारे आगे खड़े थे। इन्होंने हमारे लिए गोली खाई। एक राजा अपनी प्रजा को पीछे नहीं छोड़ता, चाहे वो मांस की हो या लोहे की। भाग 2, गणित फिर बिगड़ा, द मैथ फेल। स्थान, पेंट्री बॉ स्टोरेज रूम। ऊपर अनन्या और रहमत स्टॉक चेक कर रहे थे। खुशी थोड़ी कम हो गई थी। अनन्या ने उन एलियन कैंस की गिनती की। 1, 2, 15। अनन्या ने रहमत को देखा। माथे पर चिंता की लकीरें थीं। रहमत, हमने बहुत खा लिया। भूख ज्यादा थी तो हमने डबल राशन खा लिया। रहमत, तो और कितना बचा है? अनन्या, ये पेस्ट बहुत घना, डेंस है, लेकिन हमारे पास 7 लोग हैं और ये 50 रोबोट्स भी एनर्जी ले रहे हैं। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से सिर्फ 3 दिन। रहमत का चेहरा फिर लटक गया। क्या? अभी तो पेट भरा था। फिर से वही कहानी। रहमत ने तुरंत कम्युनिकेटर उठाया। कैप्टन राघव, बुरी खबर है। वो एलियन पेस्ट सिर्फ 3 दिन चलेगा। हमें और ढूंढना होगा। ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, हमें और गहरे जाना पड़ेगा। राघव, रेडियो पर, सुना मैंने। रिस्क है, लेकिन कोई चारा नहीं है। टीम तैयार करो, इस बार हम अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। भाग 3, 5 दिशाएं, 5 खोजें, स्प्लिट एंड सर्च। स्थान, स्पेस, जहाजों के मलबे के बीच, समय 1 घंटे बाद। राघव ने एक नया प्लान बनाया। एक साथ जाने में समय बर्बाद होगा। हम 5 छोटी स्काउट शिप्स में जाएंगे। हर इंसान के साथ 50 रोबोट्स होंगे, बैकअप के लिए। अगर छींक भी आए तो पहले गोली चलाना, बाद में पूछना। टीम्स निकल पड़ी। अंतरिक्ष के उस मलबे में उन्हें जो मिला वो अद्भुत और डरावना दोनों था। 1, रोहित की खोज, कांच की तितलियां। रोहित और उसके रोबोट्स एक बहुत ही सुंदर पारदर्शी ट्रांसपेरेंट मलबे के पास पहुंचे। वहां हवा में शून्य में कांच के टुकड़े तैर रहे थे। लेकिन जब रोहित ने टॉर्च मारी तो वे टुकड़े हिलने लगे। वे कांच नहीं थे। वे क्रिस्टल की तितलियां थीं जो वैक्यूम में जिंदा थीं। वे ऊर्जा, एनर्जी खाती थीं। रोहित, ओए, ये तो डिस्को बटरफ्लाई हैं। अनन्या, इनके लिए कोई जार है क्या? उसने उन्हें पकड़ा नहीं, बस वीडियो बनाया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वे उसका स्पेस सूट ना खा जाएं। 2, आयुषी की खोज, गाता हुआ पत्थर। आयुषी एक बड़े एस्ट्रॉइड के पास गई। उसके हेलमेट के रेडियो में एक अजीब सी आवाज आने लगी। एचएम, जैसे कोई भजन गा रहा हो। उसने देखा कि एस्ट्रॉइड के अंदर से बैंगनी गैस निकल रही थी। जब गैस बाहर आती तो वो संगीत पैदा करती थी। आयुषी ने वहां अपना हाथ रखा और महसूस किया कि यह पत्थर दुखी था। यह किसी मरे हुए ग्रह का टुकड़ा था जो अपने घर को याद कर रहा था। 3, प्रताप की खोज, हथियारों का गोदाम। प्रताप को वो मिला जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था, एक टूटा हुआ युद्ध पोत। अंदर उसे खाना नहीं मिला,
लेकिन विशालकाय कैनन्स तोपें मिली। प्रताप, बॉस, खाना तो नहीं मिला, लेकिन मैंने कुछ ऐसी गन्स देखी हैं जो द नॉमेड को एक टैंक बना देंगी। क्या मैं इन्हें उठा लूं? राघव, अगर खाने की जगह नहीं घेरती तो उठा लो। 4. अनन्या की खोज, बर्फ का बगीचा। अनन्या को एक गोलाकार ग्रीन हाउस पॉड मिला जो मलबे में तैर रहा था। अंदर के पौधे मर चुके थे और जम गए थे, लेकिन उसे एक सीलबंद बॉक्स मिला। उसमें बीज, सीड्स थे, एलियन फल और सब्जियों के बीज। अनन्या, राघव, जैकपॉट। ये खाने के लिए नहीं है, लेकिन अगर हम इन्हें उगा पाएं, तो हमारे पास कभी खत्म न होने वाला खाना होगा। 5. राघव और मीरा की खोज, द जाइंट। राघव और मीरा सबसे गहरे हिस्से में गए। वहां उन्हें एक विशालकाय कंकाल, स्केलेटन मिला। ये किसी जहाज का नहीं, किसी जीव का था। ये एक स्पेस व्हेल, अंतरिक्ष व्हेल थी जो आकार में चंद्रमा जितनी बड़ी थी। उसकी हड्डियों के बीच छोटे छोटे जहाज ऐसे लग रहे थे जैसे मछली के पेट में कंकड़। मीरा, इतनी बड़ी चीज, इसे किसने मारा होगा? राघव ने उसकी टूटी हुई पसली, रिब को देखा। वहां जले हुए निशान थे। उसी ने, जिसने इन सब जहाजों को मारा। यहाँ कोई शिकारी, हंटर है मीरा, और वो बहुत बड़ा है। भाग 4, लाल अलार्म, द रेड ब्लिंक। सब अपनी अपनी खोज में मग्न थे। किसी को बीज मिले, किसी को गन्स, किसी को तितलियां। लेकिन तभी सबके रडार पर एक साथ बीप हुई। ईरा सभी के हेडसेट में, चेतावनी, ऊर्जा वृद्धि, एनर्जी स्पाइक का पता चला है। सेक्टर 9 में। राघव, सेक्टर 9? वहां कौन है? कोई जवाब नहीं आया। राघव, रहमत, तुम सेक्टर 9 में थे, जवाब दो। रेडियो पर सिर्फ शू शू स्टैटिक की आवाज आ रही थी। फिर रहमत की घबराई हुई आवाज आई। राघव, मुझे खाना मिल गया, बहुत सारा खाना, एक पूरा गोदाम। राघव, तो तुम डर क्यों रहे हो? रहमत, तारांकन, क्योंकि ये खाना डिब्बों में नहीं है राघव। ये ताजा है, मेज पर लगा हुआ है, और खाना गर्म है। रहमत ने सांस रोकी। इसका मतलब यहां कोई अभी भी रह रहा है, और मैंने उनकी डिनर पार्टी में खलल डाल दिया है। तभी रहमत के रेडियो पर एक भारी यांत्रिक आवाज आई जो रहमत की नहीं थी। तुम कौन हो? और सिग्नल कट गया। राघव चिल्लाया, सब लोग सेक्टर 9 की तरफ मुड़ो। अभी रहमत मुसीबत में है। 50 रोबोट्स के साथ राघव ने अपने स्काउट शिप को फुल स्पीड में मोड़ा। खोज खत्म हो गई थी। अब बचाव मिशन, रेस्क्यू मिशन शुरू हो गया था। अध्याय 5 समाप्त। अगले भाग में रहमत ने किसकी दावत में बाधा डाली? क्या वे दोस्त हैं या वो शिकारी जिसने स्पेसवेल को मारा? राघव और उसकी टीम को अब लड़ना होगा, सिर्फ खाने के लिए, बल्कि अपने दोस्त को बचाने के लिए। ये रहा द नॉमेड क्रॉनिकल्स का अध्याय 6। इस भाग में कहानी एक बहुत ही भावनात्मक, इमोशनल और चौंकाने वाले शॉकिंग मोड़ पर आती है। डर और सस्पेंस का गुब्बारा फूटता है और उसके अंदर से मासूमियत निकलती है। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड में समय और उम्र के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं। अध्याय 6, 300 साल के बच्चे, द 300-year-old toddlers। भाग 1, सेक्टर -9 की दौड़, द रेस टू सेक्टर 9। स्थान, अंतरिक्ष, मलबे के बीच। समय, सिग्नल कटने के तुरंत बाद। राघव का स्काउट शिप किसी उल्कापिंड की तरह मलबे को चीरता हुआ सेक्टर 9 की तरफ बढ़ रहा था। पीछे प्रताप, रोहित और बाकी के शिप्स थे। सबके मन में एक ही डर था, रहमत, हमारा बावर्ची, हमारा भाई मुसीबत में है। राघव, रेडियो पर, प्रताप, अपने रोबोट्स को किल मोड पर मत रखना, अभी सिर्फ घेराबंदी, कंटेनमेंट, हमें नहीं पता अंदर क्या है। प्रताप, बॉस, अगर उन्होंने रहमत के बाल को भी छुआ होगा तो मैं पूरा सेक्टर उड़ा दूंगा। वे एक विशालकाय, गुंबद के आकार के जहाज, डोमशिप के पास पहुंचे। ये जहाज बाकी मलबे से अलग था। ये जीवित लग रहा था। इसकी सतह पर हरी नसें, वेन्स चमक रही थीं। राघव, ब्रीच करो। ब्रीच। 50 टाइटन बोट्स ने एयरलॉक को लेजर से काटा। बूम, दरवाजा खुला। राघव और उसकी टीम हथियारों के साथ अंदर दाखिल हुई। भाग 2, दावत और बंदूकें, द स्टैंड ऑफ एट डिनर। स्थान, एलियन जहाज का डाइनिंग हॉल। वे अंदर घुसे। दृश्य देखकर सबके कदम ठिठक गए। ये कोई युद्ध का मैदान नहीं था, ये एक शाही डाइनिंग हॉल था। छत पर चमकते हुए
सो भाई जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या नाम भाई एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे या फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, और ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइड इन्फेक्शन के लिए आए हैं। और ये कुछ साइट है, पूरा पूरा कॉपर बटन बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारे इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। तो भाई कृपया करके क्या नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर। क्रिस्टल झूमर की तरह लटक रहे थे। फर्श पर नरम घास जैविक कालीन बिछी थी और बीच में एक बहुत बड़ी मेज टेबल थी। उस मेज के एक कोने पर रहमत खड़ा था। वह डरा हुआ था, उसके हाथ ऊपर थे और मेज के दूसरी तरफ वही चार आकृतियां फिगर्स बैठी थीं जो पहले गायब हो गई थीं। उनके सामने अजीबो गरीब खाना रखा था, नीले फल, चमकता हुआ सूप और तैरती हुई रोटियां। जब राघव और 50 रोबोट्स ने उन पर बंदूकें तानी तो वे चारों हिले नहीं। उन्होंने बस खाना रोका और राघव को अपनी उन बिना आंखों वाले चेहरों से देखा। राघव चिल्लाया, रहमत, इधर आओ। रहमत हिला नहीं। उसने धीरे से कहा, राघव, गोली मत चलाना। देखो, वो क्या कर रहे हैं। राघव ने ध्यान से देखा। उनमें से एक आकृति जो सबसे छोटी लग रही थी ने एक फल उठाया और रहमत की तरफ बढ़ाया। यह धमकी नहीं थी, यह साझा करना, शेयरिंग था। भाग 3, भारी आवाज का सच, द टॉय वॉइस। प्रताप अभी भी बंदूक ताने खड़ा था। बॉस, हमने रेडियो पर एक भारी डरावनी आवाज सुनी थी। ये नाटक कर रहे हैं। तभी उन चारों में से एक ने मेज पर रखा एक छोटा सा यंत्र, गैजेट उठाया। वो यंत्र एक वॉइस मॉड्यूलेटर, आवाज बदलने वाला खिलौना जैसा लग रहा था। उसने उसे दबाया और उसमें बोला। उसकी आवाज किसी बच्चे की थी, कीकी, स्क्वीकी और सुरीली। लेकिन यंत्र से जो आवाज निकली वो थी, तुम कौन हो, भारी और डरावनी। वो एलियन हंसा, खिलखिलाकर। उसने फिर बटन दबाया। मैं दैत्य हूं। हा हा हा। रोहित ने अपनी बंदूक नीचे कर ली। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे यार, ये तो बच्चे हैं। ये खिलौने से खेल रहे हैं। राघव ने भी अपनी ढाल, शील्ड हटा ली। उसने ईरा से पूछा, ईरा, स्कैन रिपोर्ट। ईरा, सर, इनके बायो स्कैन के अनुसार ये अपनी प्रजाति के शिशु इन्फेंट्स हैं। इनका डीएनए बहुत विकसित है। भाग 4, नकाब उतरा, द फेस रिवील। राघव ने अपनी गन होल्स्टर में रख दी और आगे बढ़ा। हम दोस्त हैं। राघव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे पहले किया था। उन चारों ने एक दूसरे को देखा। फिर उन्होंने अपने हुड्स उतार दिए। सबकी सांसें थम गईं। वे डरावने नहीं थे, वे बेहद खूबसूरत थे। उनकी त्वचा मोती, पर्ल जैसी सफेद और चमकदार थी। उनकी आंखें अब काले गड्ढे नहीं लग रही थी, बल्कि गहरी काली झीलें लग रही थी जिनमें सितारे चमक रहे थे। उनके बाल हवा में तैर रहे थे, जैसे पानी के अंदर हों। वे सचमुच बच्चे लग रहे थे, मासूम, प्यारे और डरे हुए। उनमें से जो सबसे बड़ा था, शायद लीडर, उसने अपनी भाषा में कुछ कहा। अनन्या के यूनिवर्सल ट्रांसलेटर ने इसे डिकोड किया। तुमने आलू दिया था, वो बहुत गंदा था, पर शुक्रिया। सब हंस पड़े। तनाव का गुब्बारा फूट गया। अनन्या शर्मिंदा हो गई। अरे, वो उगाने के लिए था, खाने के लिए नहीं। भाग 5, 300 साल का बचपन, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। राघव, मीरा और टीम मेज के पास बैठ गए। रोबोट्स को बाहर खड़ा कर दिया गया। रहमत अब रिलैक्स था। उसने उस नीले फल को चखा। यार, ये तो ब्लूबेरी और पिज्जा का मिक्स लग रहा है। राघव ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम लोग इस मलबे में अकेले क्या कर रहे हो? सबसे बड़े बच्चे ने जवाब दिया, ट्रांसलेटर के जरिए, मम्मी पापा सोने गए हैं। लंबी नींद, द ग्रेट स्लीप। उसने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां 4 बड़े क्रायोपॉड्स थे जो निष्क्रिय थे। राघव, कब से? बच्चा, तारांकन ज्यादा देर नहीं हुई, बस 300 साल। रोहित ने पानी थूक दिया। कितने? 300 साल? मीरा, 300 साल से तुम अकेले हो और तुम अभी भी बच्चे हो? बच्चे ने मासूमियत से सिर हिलाया। हाँ, हमारी प्रजाति स्पीशीज इटर्नल्स है। हम 5000 साल तक जीते हैं। हमारे लिए पहले 500 साल तो बस बचपन होता है। हम अभी सिर्फ 300 साल के हैं। मतलब अभी तो हमने चलना सीखा है। सब सन्न रह गए।
इंसानी नजरिए से ये 300 साल के बुजुर्ग थे, लेकिन ब्रह्मांडीय नजरिए से ये दूध पीते बच्चे थे जो अपने माता पिता के जागने का इंतजार कर रहे थे। प्रताप, जो सख्त फौजी था, की आंखों में नमी आ गई। 300 साल अकेले, इस अंधेरे में, सिर्फ एक दूसरे के सहारे। उसने अपनी बंदूक पूरी तरह पैक करके रख दी। माफ करना बच्चों, मैंने तुम पर बंदूक तानी। भाग 6, सितारों वाली लोरी, द ललाबाई। राघव को समझ आ गया, ये बच्चे कोई खतरा नहीं थे, ये बस बोर हो रहे थे। ये 300 साल से छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक खेल रहे थे, इसीलिए वो गायब हो गए थे। इसीलिए उन्होंने राघव की टीम को डराया था, सिर्फ मनोरंजन के लिए। राघव ने मीरा को देखा। मीरा की आंखों में ममता उमड़ आई थी। मीरा ने सबसे छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया। वो हवा में तैर रहा था। तुम्हें डर नहीं लगता? मीरा ने पूछा। बच्चा, तारांकन डर लगता था। जब काले जहाज कंज्यूमर्स आए थे, तब पापा ने हमें इस छिपने वाली जगह सीक्रेट रूम में डाल दिया और खुद सोने चले गए ताकि उनकी ऊर्जा को कोई ट्रैक न कर सके। उन्होंने कहा था, जब दोस्त आएंगे तब जागना। राघव, तो हम वो दोस्त हैं? बच्चा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान से कमरे में रोशनी बढ़ गई। हाँ, तुमने हमें अपना खाना दिया, तुमने हमें मारा नहीं, तुम दोस्त हो। भाग 7, विदाई का तोहफा, द गिफ्ट ऑफ लाइफ। अब जाने का समय था। द नोमैड को आगे बढ़ना था, लेकिन वे खाली हाथ नहीं जा रहे थे। उन बच्चों ने रहमत को अपने अनंत पैंट्री, इन्फिनिट पैंट्री का राज बताया। ये एक मशीन थी जो हवा के अणुओं, मॉलिक्यूल्स को खाने में बदल देती थी। रहमत को तो जैसे जन्नत मिल गई, अब कभी भूख नहीं लगेगी। बदले में राघव ने कुछ किया। उसने अपने रोबोट्स को आदेश दिया। 50 रोबोट्स वहीं रुक गए। राघव, हम जा रहे हैं, लेकिन तुम अब अकेले नहीं रहोगे। ये लौह रक्षक, आयरन गार्डियंस, अब तुम्हारी और तुम्हारे सोते हुए माता पिता की रक्षा करेंगे। जब तक वो जाग नहीं जाते, ये रोबोट्स यहाँ पहरा देंगे। उन बच्चों ने राघव के पैर नहीं छुए, बल्कि उन्होंने अपने माथे से एक चमकता हुआ तारा निकालकर राघव के सीने में डाल दिया। ये ऊर्जा थी, शुद्ध जीवन ऊर्जा। राघव को लगा जैसे उसकी उम्र 10 साल कम हो गई हो। थकान गायब हो गई। आखिरी पल, रोहित ने उन बच्चों को हाई फाइव करना सिखाया। आयुषी ने उन्हें एक हिंदी लोरी गाकर सुनाई और रहमत ने उन्हें सिखाया कि खाने में नमक कैसे डालते हैं। जब वे वापस अपने जहाज द नॉमैड में आए तो कोई डरा हुआ नहीं था। वे सब मुस्कुरा रहे थे। रोहित, यार 300 साल के बच्चे, सोचो उनका स्कूल कितना लंबा चलता होगा। सब हंस पड़े। राघव ने पायलट सीट संभाली। ब्रह्मांड अजीब है दोस्तों, राघव ने कहा। जहां हमें डर दिखता है, वहां अक्सर सिर्फ अकेलापन होता है। हमने आज 4 दोस्तों को 300 साल के अकेलेपन से बचाया। द नोमैड आगे बढ़ गया। पीछे, उस मलबे के ढेर में, अब अंधेरा नहीं था। वहां रोबोट्स की नीली रोशनी और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। अध्याय 6 समाप्त। कहानी का विश्लेषण। 1. पर्सपेक्टिव शिफ्ट, 300 साल का बच्चा होना। ये साइंस फिक्शन का बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो हमें समय की सापेक्षता, रिलेटिविटी समझाता है। 2. इमोशनल कोर, वे राक्षस नहीं, अनाथ या इंतजार करने वाले बच्चे थे। इसने पूरी कहानी को हॉरर से हार्ट वार्मिंग बना दिया। 3. राघव्स ग्रोथ, राघव ने उन्हें जीता नहीं, उन्हें गोद ले लिया रोबोट्स देकर। यह एक सच्चे रक्षक की पहचान है। 4. रिसोर्स प्रॉब्लम सॉल्व्ड, इन्फिनिट पैंट्री मशीन मिल गई। अब खाने की टेंशन खत्म। अब जब खाने और फ्यूल की समस्या सुलझ गई है, तो वे और गहरे अंतरिक्ष में जा सकते हैं। क्या उन्हें कोई ग्रह मिलेगा जहां वे उतर कर रह सकें, या कोई नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है? अध्याय 7 सफेद अंधेरा, द व्हाइट वॉइड। भाग 1 पेट भरा पर रास्ता खो गया। स्थान, द नोमैड का ब्रिज। समय, इटर्नल से बिछड़ने के 48 घंटे बाद। जहाज पर सब कुछ ठीक था। रहमत की अनंत पैंट्री मशीन ने कमाल कर दिया था। आज डिनर में गर्मा गर्म शाही पनीर और नान बना था। मशीन ने हवा के अणुओं को रीअरेंज करके बनाया था। सबके चेहरे पर चमक थी। रोहित अपने गिटार पर एक धुन बजा रहा था। मीरा और अनन्या नेविगेशन मैप पर अगले स्टार सिस्टम को देख रहे थे। लेकिन राघव शांत नहीं था। वो पायलट सीट पर बैठा सामने के विशाल कांच व्यू स्क्रीन को घूर रहा था। ईरा, राघव ने धीमी आवाज में पूछा, तारों को क्या हुआ? सबका ध्यान राघव की तरफ गया। रोहित ने गिटार बजाना बंद कर दिया। क्या हुआ भाई? तारे तो वही हैं। राघव, ध्यान से देखो। सबने स्क्रीन देखी।
हमेशा अंतरिक्ष काला होता है और उसमें सफेद तारे चमकते हैं, लेकिन अब अंतरिक्ष का रंग बदल रहा था। कालापन धीरे धीरे धुंधले ग्रे रंग में बदल रहा था और तारे तारे गायब हो रहे थे, जैसे कोहरे में गाड़ियां गायब हो जाती हैं। प्रताप, ये क्या है? क्या हम किसी नेब्यूला में घुस रहे हैं? ईरा, एआई, चेतावनी, बाहरी सेंसर काम नहीं कर रहे। विजिबिलिटी, दृश्यता शून्य हो रही है। हम एक अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। राघव ने तुरंत आदेश दिया, इंजन रिवर्स करो, हमें वापस मुड़ना है। राघव ने थ्रस्टर लीवर को पीछे खींचा। जहाज के इंजन्स ने पूरी ताकत लगाई, VRRROOOM, लेकिन जहाज हिला नहीं। ऐसा लगा जैसे जहाज किसी दलदल में फंस गया हो। और फिर अंधेरा गायब हो गया। जहाज के चारों तरफ सिर्फ सफेद रोशनी थी, न तारे, न सूरज, न काला अंतरिक्ष, सिर्फ अनंत चमकता हुआ दूधिया सफेद कोहरा। द वाइट वॉइड। भाग 2, आवाजों की भूल भुलैया, द मेज ऑफ विस्पर्स। समय, फंसने के 1 घंटा बाद वे एक ऐसी जगह थे जहां दिशा का कोई मतलब नहीं था। ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह सिर्फ सफेद रंग था। जहाज के इंजन चल रहे थे, लेकिन जहाज आगे नहीं बढ़ रहा था। स्पीडोमीटर 0 दिखा रहा था। रहमत घबराते हुए, ये स्वर्ग है क्या? क्या हम मर गए? रोहित, अगर ये स्वर्ग होता तो यहाँ अप्सराएं होती, तू नहीं। रोहित ने मजाक किया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक जहाज की लाइट्स टिमटिमाने फ्लिकर लगी, बिजली जाने लगी, तापमान गिरने लगा, बड़ी इवेंट से ठंडी हवा आने लगी। और फिर आवाजें शुरू हुई। ये रेडियो पर नहीं थी, ये किसी स्पीकर से नहीं आ रही थी, ये सीधे उनके दिमाग में आ रही थी। राघव ने सुना, तारांकन, तुमने उन्हें मरने दिया। जोरा तुम्हारी वजह से मरा। मीरा ने सुना, पापा का खून तुम्हारे हाथों पर है। प्रताप ने सुना, तारांकन, गोली चलाओ, सबको मार दो, दुश्मन आ रहे हैं। युद्ध की यादें। सबने अपने कान पकड़ लिए। बंद करो इसे, अनन्या चिल्लाई। वो जमीन पर गिर गई। राघव ने अपनी कुर्सी को कसकर पकड़ा। उसे पता था कि ये क्या है। ये जगह हमारी यादों को पढ़ रही है, राघव ने दांत पीसते हुए कहा। ये साइको रिएक्टिव कोहरा है। ये हमारे डर को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। भाग 3, अलग अलग नरक, आइसोलेटेड नाइटमेयर्स। समय, फंसने के 3 घंटे बाद। स्थिति बेकाबू हो गई थी। उस सफेद कोहरे ने जहाज के अंदर घुसना शुरू कर दिया था, भौतिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। अचानक जहाज का लेआउट बदल गया। हर कोई अकेला हो गया। एक, राघव का नरक। राघव ब्रिज पर था, लेकिन अब वहां कोई और नहीं था। सामने की स्क्रीन पर उसे द हार्वेस्टर दिखाई दिया। लेकिन इस बार हार्वेस्टर टूटा नहीं था, वो जिंदा था। और हार्वेस्टर के ऊपर मीरा की लाश लटकी थी। आवाज, तारांकन सम्राट, तुम सबको नहीं बचा सकते, तुम फेल हो गए। राघव ने अपना वज्र गॉन्टलेट एक्टिवेट किया। उसने हवा में मुक्का मारा। झूठ, ये सब झूठ है, लेकिन उसका मुक्का हवा में ही रुक गया। उसका शरीर भारी हो गया। 2, रोहित का नरक। रोहित एक अंधेरे कमरे में था। वहां एक स्पॉटलाइट उस पर थी। सामने हजारों लोग बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। रोहित ने माइक पकड़ा। हेलो, कोई है? सन्नाटा। फिर हजारों लोग एक साथ हंसने लगे, लेकिन वो हंसी मजाक वाली नहीं, अपमानजनक थी। आवाज, तारांकन, तुम सिर्फ एक जोकर हो रोहित, किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम टीम पर बोझ हो। रोहित रोने लगा। नहीं, मैं हंसाता हूं ताकि लोग डरे नहीं। 3, अनन्या का नरक। अनन्या बायोलैब में थी। उसका वो आलू का पौधा बड़ा हो गया था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, पौधा राख बन गया। फिर उसने अपने हाथों को देखा, उसके हाथ भी राख बन रहे थे। आवाज, तारांकन, पृथ्वी मर चुकी है, तुम आखिरी हो और तुम भी मिट रही हो। 4, प्रताप का नरक। प्रताप कॉरिडोर में था। चारों तरफ से दुश्मन आ रहे थे। ब्लैक सन के सैनिक। प्रताप गोली चला रहा था। बैंग बैंग, लेकिन गोलियां दुश्मनों के आर पार जा रही थीं। वे मर नहीं रहे थे, वे पास आते गए। और जब वे पास आए तो प्रताप ने देखा कि वे दुश्मन नहीं, राघव और मीरा थे। उसने अनजाने में अपनों पर गोली चला दी थी। प्रताप चीखा, नहीं। भाग 4, शांत मन की शक्ति, दी एंकर।
सिर्फ एक इंसान था जो इस पागलपन से बचा हुआ था, आयुषी। आयुषी अपने केबिन में पद्मासन ध्यान मुद्रा में बैठी थी। उसके चारों तरफ भी वो सफेद कोहरा था। आवाजें उसे भी आ रही थी, तारांकन, तुम ढोंगी हो, तुम्हारी पूजा बेकार है। लेकिन आयुषी ने उन आवाजों को सुना और जाने दिया। उसने हिमालय में वर्षों तपस्या की थी। उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीखा था। ये माया है, आयुषी ने शांत स्वर में कहा। ये सत्य नहीं है। उसने अपनी रुद्राक्ष माला को हाथ में लिया। उसने एक मंत्र का जाप शुरू किया। ये कोई जादू नहीं था, ये ध्वनि विज्ञान, सोनिक साइंस था। उसकी आवाज में एक विशेष फ्रीक्वेंसी थी। जैसे ही वो गूंजी, उसके कमरे से सफेद कोहरा पीछे हटने लगा। आयुषी ने आंखें खोली। मुझे सबको जगाना होगा। भाग 5, मानसिक युद्ध, द मेंटल लिंक। आयुषी अपने केबिन से निकली। कॉरिडोर में कोहरा भरा था। उसे राघव, रोहित या कोई और नहीं दिख रहा था। वे सब अपने अपने दिमाग के अंदर कैद थे। आयुषी ने द नोमैड के इंटरकॉम तक पहुंचने का फैसला किया। वो दीवार के सहारे चलते हुए ब्रिज तक पहुंची। वहां राघव बेहोश पड़ा था, बुरे सपने में बड़बड़ा रहा था। आयुषी ने इंटरकॉम माइक उठाया। उसने जहाज के पूरे स्पीकर सिस्टम को मैक्सिमम वॉल्यूम पे कर दिया और उसने फिर से वही मंत्र, फ्रीक्वेंसी गाया। लेकिन इस बार उसने उसमें राघव की हिम्मत, रोहित की हंसी और मीरा के प्यार को याद किया। जागो, आयुषी की आवाज पूरे जहाज में गूंजी। ये आवाज उनके दिमाग के अंदर के शोर से तेज थी। राघव ने सुना। उसने अपनी आंखों के सामने लटकी लाश को गायब होते देखा। रोहित ने सुना। हंसती हुई भीड़ चुप हो गई। प्रताप ने सुना। उसकी बंदूक गायब हो गई। एक झटके में मायाजाल टूट गया। कोहरा छंटने लगा। सब लोग हांफते हुए, पसीने से लथपथ फर्श पर गिर पड़े। राघव उठा। उसने आयुषी को देखा। आयुषी, तुमने क्या किया? आयुषी, मैंने बस शोर कम किया राघव। ये जगह हमारे विचारों को खा रही थी। हमें सोचना बंद करना होगा। भाग 6, सफेद दानव, द व्हाइट लिवायथन। कोहरा हट गया था, लेकिन वे अभी भी व्हाइट वॉइड में फंसे थे। और अब उन्हें वो चीज दिखाई दी जो इस कोहरे को बना रही थी। जहाज के सामने मीलों दूर एक विशालकाय आंख, जायंट आई खुली। ये कोहरा नहीं था। वे किसी जीव के अंदर थे। यह एक नेब्यूला बीस्ट था, गैस और ऊर्जा से बना एक प्राणी जो जहाजों को निगलता था और उनके क्रू की यादों को खाकर जिंदा रहता था। ईरा एआई वापस ऑनलाइन आ गई। चेतावनी, हम एक पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम में हैं। जहाज की ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही है। राघव, हमें निकलना होगा। प्रताप, वेपन्स। आयुषी, नहीं राघव, हथियार नहीं। अगर हमने इसे दर्द दिया तो ये हमें और कसकर जकड़ लेगा। ये भावनाओं, इमोशंस पर प्रतिक्रिया करता है। राघव, तो हम क्या करें? इसे लोरी सुनाएं? आयुषी, हाँ, बिल्कुल वही। भाग 7, ब्रह्मांडीय ऑर्केस्ट्रा, द कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा। राघव को आयुषी का प्लान समझ आ गया। डर इक्वल्स मौत, शांति इक्वल्स रास्ता। राघव, रोहित, अपना गिटार लाओ। मीरा, तुम गाओगी। रहमत, तुम बर्तनों से बीट बनाओगे। हम इसे वो देंगे जो इसने कभी नहीं चखा, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी। ये पागलपन था, मौत के मुंह में संगीत, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। रोहित ने गिटार के तार छेड़े। उसने एक तेज रॉक धुन बजाई। रहमत ने खाली कैन्स को ड्रम की तरह बजाना शुरू किया। थंप थंप क्लैप। मीरा ने एक आलाप लिया। उसकी आवाज सुरीली और ऊंची थी। आयुषी ने अपना मंत्र जारी रखा। राघव ने जहाज के बाहरी स्पीकर्स को ऑन कर दिया। संगीत की तरंगे, साउंड वेव्स वैक्यूम में नहीं जा सकती, लेकिन यह नेब्यूला गैस का बना था। इसमें ध्वनि यात्रा कर सकती थी। संगीत उस सफेद कोहरे में गूंजने लगा। उस जीव की आंख, जो गुस्से में लाल थी, धीरे धीरे नीली होने लगी। उसे दर्द नहीं हो रहा था, उसे मजा आ रहा था। यादों का कड़वा स्वाद चखने के बाद उसे पहली बार संगीत का मीठा स्वाद मिल रहा था। कोहरा, जो गाढ़ा था, पतला होने लगा। जहाज की पकड़ ढीली हो गई। राघव ने थ्रस्टर लीवर पकड़ा। गाते रहो दोस्तों, रुकना मत। राघव ने धीरे से जहाज को आगे बढ़ाया। नेब्यूला बीस्ट ने रास्ता दे दिया, जैसे वो कह रहा हो, जाओ और गाते रहो। भाग 8, दूसरी तरफ, द अदर साइड। समय 1 घंटे बाद। द नोमैड उस सफेद क्षेत्र से बाहर निकल आया। अचानक
खिड़की के बाहर काले अंतरिक्ष और करोड़ों तारे वापस आ गए। वह नजारा इतना खूबसूरत कभी नहीं लगा था। संगीत रुक गया। सब लोग ब्रिज के फर्श पर गिर पड़े, हंसते हुए और रोते हुए। रोहित, हमने हमने एक बादल को गाना सुनाकर हरा दिया। कोई यकीन नहीं करेगा। प्रताप, मैं तो अपनी डायरी में भी नहीं लिखूंगा, लोग पागल समझेंगे। राघव ने आयुषी को गले लगाया। तुमने हमें बचाया आयुषी। अगर तुम नहीं होती तो हम अपने ही डर में मर जाते। ईरा, कप्तान स्कैनर्स फिर से काम कर रहे हैं। और अंदाजा लगाइए क्या? राघव, क्या कोई और मुसीबत? ईरा, नहीं सर, उस व्हाइट वॉइड ने एक वर्म होल की तरह काम किया। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं। ईरा ने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई। सामने एक नया सौरमंडल था और उसके बीच में एक ग्रह था जो बैंगनी और हरा, पर्पल एंड ग्रीन था। उस ग्रह के चारों तरफ 3 छल्ले रिंग्स थे और वहां से एक रेडियो सिग्नल आ रहा था। सिग्नल डिकोड हुआ। स्वागत है यात्रियों, हम जेनिथ के वासी हैं। हमने आपका संगीत सुना, बहुत सुंदर था। राघव, मीरा और पूरी टीम खड़ी हो गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा। राघव मुस्कुराया। लगता है हमारा कॉन्सर्ट हिट हो गया। चलो दोस्तों, हमारे पहले फैंस से मिलते हैं। अध्याय 7 समाप्त। कहानी का विश्लेषण। 1. लेंथ और डिटेल। ये भाग बहुत विस्तृत था, जिसमें हर पात्र का मनोवैज्ञानिक डर दिखाया गया। 2. यूनिक थ्रेट, द व्हाइट वॉइड। कोई दुश्मन नहीं, एक प्राकृतिक घटना थी जो भावनाओं पर प्रतिक्रिया करती थी। 3. क्रिएटिव सॉल्यूशन, बंदूक से नहीं, संगीत और इच्छा शक्ति से जीतना। ये नोमैड थीम खोजकर्ता के साथ फिट बैठता है। 4. टीम वर्क, आयुषी का रोल स्पिरिचुअल एंकर बहुत महत्वपूर्ण था। 5. क्लिफ हैंगर, एक नया ग्रह जेनिथ और वहां के लोग जिन्होंने उनका संगीत सुना। अगला कदम, ग्रह जेनिथ। वहां के लोग कैसे होंगे? क्या वे इंसान जैसे दिखते हैं? और सबसे जरूरी, क्या उनके पास कॉफी है? क्योंकि जहाज की कॉफी खत्म हो रही है।